Studies classes 9 to 12. I am Sanskriti Singh and this is our third part of the video of class 12 history part 1 chapter 1. So, and if you haven't watched the previous parts of this channel, this video, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप प्लीज़ उन दोनों को भी जाके चेकआउट करो और पहले वो दोनों देखना, फिर इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, यानी कि जो भी चीज़ें हमें हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में मिली है उनको कैसे पहचाना जाए, कैसे पता किया जाए कि वो क्या है। Processing of food required grinding equipment as well as vessels for mixing, blending and cooking. खाना बनाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उन लोगों को कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती थी, कुछ धातुओं की ज़रूरत होती थी, कुछ सामान की, टूल्स की ज़रूरत होती थी, यानी खाना को कैसे पीसे, और कुछ बर्तनों की ज़रूरत होती थी उन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर रखने के लिए, पकाने के लिए। दीज वर मेड ऑफ स्टोन, मेटल एंड टेराकोटा। इन सब चीज़ों को पत्थर, मेटल्स और टेराकोटा से बनाया जाता था। दिस इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम वन ऑफ द अर्लीस्ट रिपोर्ट्स ऑन एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो, द बेस्ट नोन हड़प्पन साइट। ये हिस्सा जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो एक बेस्ट नोन हड़प्पन साइट से का एक रिपोर्ट का, एक्सकेवेशन की एक रिपोर्ट का हिस्सा पढ़ने वाले हैं, जो कि मोहनजोदारो एक बहुत ही बेस्ट नोन हड़प्पन साइट है। उसके एक्सकेवेशन से, यानी उसकी खुदाई से निकला हुआ एक रिपोर्ट का हिस्सा, छोटा सा हिस्सा पढ़ने वाले। एक्सर्प्ट मतलब एक छोटा सा हिस्सा, किसी भी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा। Saddle querns are found in considerable numbers and they seem to have been the only means in use for grinding cereals. कुछ ना एक सैडल कॉर्न्स मिले हैं हमें वहाँ पे, जो कि एक कंसिडरेबल नंबर्स में यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें ये मिले सैडल कर्न्स और इनसे हमें ये प्रतीत होता है कि बस यही एक चीज़ थे, ये इन्हीं के हेल्प से बस वो लोग ग्राइंड करते थे सीरियल्स को ग्राइंड करते थे। सीरियल्स यानी कि गेहूं को, ज्वार को, बार्ले को, बस उनके पास एक ही तरीका था सैडल कॉर्न से इन्हें ग्राइंड करना। एज अ रूल, ज़्यादातर या फिर यूजुअली दे वर रफली मेड ऑफ हार्ड। सैडल कर्न्स जो थे वो काफ़ी हार्ड होते थे, ग्रिटी होते थे और इग्नियस रॉक के या फिर सैंडस्टोन रॉक के बने हुए रहते थे। मोस्टली शो साइन ऑफ हार्ड यूसेज, और ये साइन था हार्ड यूसेज का, मतलब कि इतना ज़्यादा ये यूज़ होता था कि ये रफ़ हो जाता था, हार्ड हो जाता था, और ये सारा चीज़ दिखने का मतलब था कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, इसलिए इसको इतना ज़्यादा हार्ड बनाया जाता था सैडल कॉर्न को। एज देयर बेसेस आर यूजुअली कन्वेक्स, और इनका बेस यूजुअली कन्वेक्स होता था। कन्वेक्स यानी कि दिस कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर पढ़ा ही होगा आप लोगों ने 9-10 में। तो दिस साइड ऑफ द इमेज इज कन्वेक्स, ओके। They must have been set in the earth or in mud to prevent their rocking. Two main types have been found. दो main types को खोजा जा चुका है। Those on which another smaller stone was pushed or rolled to and fro, and others with which a second stone was used as a pounder. देखो, दो मेन टाइप्स था जिसमें कि एक में एक छोटा सा स्टोन और घुसा दिया जाता था, पुश किया जाता था और रोल किया जाता था। टू एंड फ्रो यानी कि झूला देखा है आप लोगों ने, ये वाला झूला, ये आगे आता है फिर पीछे जाता है, तो इस मोशन को टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक हुआ कि इतना बड़ा सा ये पत्थर है, इसके साथ एक और छोटा सा पत्थर रख दिया और टू एंड फ्रो। जैसे हम लोग के पास पुराने ज़माने में हाथ से पीसने वाली वो थी ना, मसाला पीसने वाली, ऐसे सिकड़ के पीसते थे, तो वैसे ही एक टाइप ये हो गया। और दूसरा टाइप था and others with which a second stone was used as a pounder. इसमें दूसरा था कि इसमें दूसरे स्टोन को यूज़ किया जाता था पाउंडर की तरह, इवेंचुअली मेकिंग अ लार्ज कैविटी in the nether stone
Quants of the former, a large cavity in the nether stone. Quants of the former type were probably used solely for grain. स्मॉलर टाइप के जो क्वांट्स होते थे, हो सकता है उसका solely ग्रेन्स के लिए यूज़ किया जाता हो. The second type possibly only for pounding herbs and peas and spices for making curries. और जो बड़ा वाला या दूसरा टाइप का जो क्वांट्स होते थे उनको हर्ब्स या स्पाइसेस के लिए या करी लीव्स के लिए स्पाइसेस को पीसने के लिए यूज़ किया जाता होगा. In fact, stones of this latter type are dubbed curry stones. इसका मतलब बाद में वह हमारे वर्कमैन और हमारे कुक ने इन टाइप के स्टोन्स को करी स्टोन्स का भी नाम दे दिया. आस्क्ड फॉर द लोन ऑफ वन फ्रॉम द म्यूज़ियम फॉर यूज़ इन द किचन. और इन लोगों ने म्यूज़ियम से इन सब चीज़ों को यानी ऐसे स्टोन्स को अपने लिए यूज़ करने के लिए लोन भी मांग लिया, मतलब बोरो कर लिया फॉर यूज़ इन द किचन में यूज़ करने के लिए. मैंने पहले ही बताया है कि ऐसे बॉक्सेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में इससे आते हैं क्वेश्चंस, सो प्लीज़ इसे ज़रा अच्छे से पढ़ना. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोहनजोदारो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर. मोहनजोदारो हम लोग काफ़ी टाइम से मोहनजोदारो सुन रहे हैं हिस्ट्री में. आई एम श्योर कि आप लोगों ने पहली बार ये नाम नहीं सुना होगा. मोहनजोदारो एक काफ़ी प्लान्ड अर्बन सेंटर था. प्लान्ड अर्बन सेंटर यानी कि हो सकता है उस टाइम जैसे हम लोग अब भी बिल्डिंग बनाते हैं, अब भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ है बिल्डिंग की या अब हमारे ड्रेनेज सिस्टम की, इससे भी ज़्यादा हाई फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर, इससे भी ज़्यादा अच्छी आर्किटेक्चर्स थे वहाँ पर उस टाइम पे. इसलिए हम लोग मोहनजोदारो को अ प्लान्ड अर्बन सेंटर बोलते हैं और इस टॉपिक को भी अ प्लान्ड अर्बन सेंटर बोला गया है. Perhaps the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban centers. Let us look at one such center, Mohenjo-daro. हो सकता है, देखो यहाँ मैंने पहले ही बताया perhaps, probably या possibility हमें हर टॉपिक में मिलेगा देखने को, क्योंकि हम लोग अभी किसके बाद कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. ठीक है, परहैप्स हो सकता है हरप्पन सिविलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेन, सबसे यूनिक, सबसे अलग फीचर हो वहाँ के अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट. ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक में मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है हरप्पन सिविलाइजेशन का, सेंटर है हरप्पन सिविलाइजेशन का मोहनजोदारो. तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं. Although Mohenjo-daro is the most well-known site, the first site to be discovered was Harappa. मोहनजोदारो सबसे वेल नोन साइट है हरप्पा सिविलाइजेशन का, बट स्टिल पहला साइट हरप्पन सिविलाइजेशन का हरप्पा ही था. द सेटलमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. वहाँ के सेटलमेंट्स 2 सेक्शंस में डिवाइडेड थे, यानी कि वहाँ पे लोग जैसे रहते थे वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था. स्मॉलर बट हायर एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर. यानी कि जो छोटा सेटलमेंट था, जो एक छोटा सेटलमेंट था, एक बड़ा सेटलमेंट था, लेकिन जो छोटे सेटलमेंट था वो हायर था, यानी हायर इन द सेंस कि ये छोटा सेटलमेंट है मेरा, ये छोटा सेटलमेंट है, ये बड़ा सेटलमेंट है, लेकिन इसका जो प्लेन है, ये इसका जो सतह है वो छोटे सेटलमेंट का ज़्यादा ऊंचा है, और ये बड़ा सेटलमेंट है, ये लार्जर सेटलमेंट है, लेकिन इसका ये जो है इसका सतह है वो लोअर है. ठीक है, archaeologists designate these as the citadel and the lower town respectively. और आर्कियोलॉजिस्ट ने इन दोनों सेटलमेंट्स को सीटाडेल और लोअर टाउन का नाम दिया है. The citadel owes its height to the fact that buildings were constructed on mud brick platforms. सीटाडेल हाइट्स पे था, और
और ये भी फैक्ट है कि सिटाडेल्स में जो बिल्डिंग्स बनते थे, जो सिटाडेल्स में बिल्डिंग्स बना करते थे, कंस्ट्रक्टेड हुए थे, वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म में हुए थे. It was walled, which meant that it was physically separated from the lower town. और सीटाडेल को वॉल्ड किया गया था, यानी कि सीटाडेल में इतना सीटाडेल है तो यहाँ से वॉलिंग की गई थी, यहाँ से दीवार खड़ी की गई थी, ये दिखाने के लिए, शायद ये दिखाने के लिए कि वो लोअर टाउन से अलग है, लोअर टाउन से अलग दिखाने के लिए उसमें वॉलिंग की गई थी. द लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड. लोअर टाउन में भी वॉलिंग की गई थी, लोअर टाउन में भी दीवार खड़ी की गई थी. वो several buildings were built on platforms which served as foundations. It has been calculated that if one laborer moved roughly a cubic meter of earth daily, मतलब इसके बावजूद, इसके अतिरिक्त बहुत सारी जो बिल्डिंग्स थी वो प्लेटफॉर्म्स पे, यानी कि ऊंचे चबूतरों पे बनी हुई थी, जो कि नींव का काम करती थी. और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगर एक श्रमिक, एक लेबर हर दिन एक क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली, अर्थ का यहाँ पे मतलब है सॉइल, मिट्टी, अगर एक क्यूब मीटर एक लेबरर डेली हटाता है, डेली उठाता है, तो जस्ट टू पुट द फाउंडेशंस इन प्लेस, तो सिर्फ नींव को रखने के लिए, सिर्फ फाउंडेशन बनाने के लिए इट वुड हैव रिक्वायर्ड 4 मिलियन पर्सन डेज. तो सिर्फ एक जगह पे फाउंडेशन बनाने के लिए 4 मिलियन लोग लगेंगे, या फिर 4 मिलियन श्रमिक डेज लगेंगे, श्रमिक दिन लगेंगे, यानी कि उस व्यक्ति को, उस लेबर को 4 मिलियन दिन काम करना पड़ेगा सिर्फ एक फाउंडेशन, एक नींव को बनाने के लिए. इन अदर वर्ड्स, मोबिलाइजिंग लेबर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. समथिंग एल्स, अब कुछ और देखते हैं. वंस द प्लेटफॉर्म वर इन प्लेस, जब एक बार चबूतरे बन जाते थे, ऑल बिल्डिंग एक्टिविटी विद इन द सिटी वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म. तो जो भी भवनों का निर्माण होना रहता था उन प्लेटफॉर्म्स के, उन चबूतरों के ऊपर एक फिक्स्ड एरिया में ही बनते थे. ठीक है. सो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि पहले प्लान कर लिया जाता था और फिर सेटलमेंट्स को प्लान कर लिया जाता था, फिर इम्प्लीमेंट किया जाता था प्लानिंग को, मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता था, मतलब फिर उस प्लानिंग को नतीजा दिया जाता था, मतलब उस प्लानिंग पे काम किया जाता था. अदर साइंस, यानी कि दूसरे और सबूत हम लोगों को प्लानिंग के मिले हैं, कुछ इंक्लूडिंग ब्रिक्स, कुछ ईंटें मिले हैं जो कि हो सकता है धूप में सुखाई गई हो या फिर बेक की गई हो, यानी कि कल भी मैंने बताया था आग की भट्टियों में पकाई गई हो. वर ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो, वो हमें एक फिक्स्ड अनुपात में मिली है, रेशियो में मिली है. वेयर द लेंथ एंड ब्रेड्थ वर 4 times and twice the height respectively, यानी कि इन ब्रिक्स की लंबाई और चौड़ाई इनके हाइट से चौगुनी और 2 गुनी ज़्यादा होती थी. सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट ऑल हड़प्पन सेटलमेंट्स, और ऐसी ईंटें हमें हर हड़प्पन सेटलमेंट्स में मिली है, यानी कि इन ईंटों का, इन ब्रिक्स का यूज़ लगभग हर सेटलमेंट में, हर हड़प्पन सेटलमेंट में हुआ करता था. सो गाइज, दिस ब्रिंग्स अस टू द end of this video, but not the end of this chapter. जानती हूँ बड़ा chapter है, but don't worry guys, we'll cover this up. So stay tuned and we'll continue this chapter in our 4th part of this chapter. So see you again. Bye bye. But उससे पहले अगर चैप्टर पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया और कुछ भी समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को हिट भी कर देना. सो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.